नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम उत्तक अंग संस्था के बारे में पढ़ेंगे। उत्तक क्या होते हैं? उत्तक जो होते हैं कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और इनकी संरचना तथा कार्य समान हो उन्हें उत्तक कहते हैं। ये कोशिकाएं आपस में इंटरसेलुलर सब्सटेंस द्वारा जुड़ी होती हैं। ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है ये प्रायः कोलेजन नामक प्रोटीन का होता है जो अत्यंत ही महीन फाइबर्स के रूप में होता है। और उत्तक कोशिकाओं के बीच एक तरल द्रव्य भी पाया जाता है जिसे कि टिश्यू फ्लूइड्स या उत्तक द्रव्य कहते हैं। तो उत्तकों को उनके कार्यों के अनुसार उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आच्छादक या उपकली उत्तक, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा पेशी उत्तक और तीसरा तंत्रिका उत्तक। जो पहला उपकली उत्तक है ये उत्तक शरीर को बाहर से ढकता है तथा जितने भी खोखले अंग हैं उनके भीतर से भी ढकता है। और उपकला का ये मुख्य कार्य क्या होता है कि ये रक्षा करता है, शोषण एवं श्रावण करता है। जो शरीर की विभिन्न ग्रंथियां तथा अन्य भीतरी अंग जैसे कि आपके हो गए पाचक अंग हो गए, श्वसन अंग हो गए, जननांग हो गए, रक्तवाहिनियां हो गई, कैविटीज हो गई, इन सभी की जो नलिका है आच्छादक उत्तक की बनी होती है। इनका मुख्य कार्य हो गया पदार्थ का श्रावण करना और अंगों की रक्षा करना होता है। जो आच्छादक उत्तक है इनकी कोशिकाओं के बीच अंतरकोश के पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है और ये एक दूसरे से काफी सटी हुई होती हैं। आच्छादक उत्तक में रक्त वाहिनियों का अभाव होता है तथा इनका पोषण लसिका द्वारा होता है। तो आच्छादक उत्तक को जो परतों की लसिका होती है उसकी उपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य आच्छादक उत्तक और संयुक्त आच्छादक उत्तक। संयुक्त आच्छादक उत्तक को अस्तरी उपकला भी कहते हैं। सामान्य आच्छादक उत्तक जो है उसमें जो है इसमें आच्छादक उत्तक की कोशिकाएं एक ही परत में व्यवस्थित होती हैं और सामान्य उत्तक निम्न प्रकार के हैं। पहला है सल्की उपकला, स्तंभ उपकला, घनाकार उपकला, रोमिक या पश्चाभिक उपकला, ग्रंथिल उपकला और संवेदी उपकला। सल्की उपकला जो है ये आपका पेवमेंट उपकला भी इसको कहते हैं, सल्की उपकला को। इसकी कोशिकाएं जो है चौड़ी चपटी फर्श के अष्टकोण के समान दिखती हैं और इनकी कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होता है जिसके कारण ये कोशिकाएं आपस में काफी सटी हुई होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है रक्षा करना और ये रक्त लसिका वाहिनियों की भित्ति और फुसफुस वायुकोश चर्म तथा गाल के अंदर की झिल्ली का इस उत्तक की बनी होती है। दूसरा है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला जो है इसकी कोशिकाओं जो होती हैं ये घन के आकार की होती हैं। ये देखिए घनाकार उपकला है, ये घन के आकार की हैं। ये मुख्यतः आपके लार ग्रंथि, अग्नाशय की नली, थायराइड ग्रंथि को बनाती हैं। साथ ही वृक्क नलिकाओं, वृक्क अंडाशय की जनन एपिथेलियम जो है वो भी घनाकार होती है। इसका कार्य क्या है? श्रावण, उत्सर्जन और अवशोषण करना। नेक्स्ट है स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला जो है ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई रहती हैं और इस कोशिकाओं की लंबाई जो है ये चौड़ाई से ज़्यादा होती है। ये देखिए स्तंभाकार उपकला है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से ज़्यादा है, आपस में काफ़ी सटी हुई है। ये आपकी आंत, अमाशय, पित्ताशय की भीतरी दीवार को बनाती हैं और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? श्रावण तथा अवशोषण करना। रोमिक या पश्चिमाभिक उपकला, इसके आकार भी स्तंभाकार और घनाकार होता है लेकिन इसके ये स्वतंत्र सिरे पर अनेक महीन धागे समान रोम लगे होते हैं जिससे कि इसे रोमिक उपकला कहते हैं। अब इसमें रोम लगे होते हैं तो इसका मुख्य कार्य क्या हो सकता है? इसका कार्य हो सकता है कि जो अवांछित पदार्थ हो उसको अंदर आने से रोकना। इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जा सकता है जहाँ पे अवांछित
पदार्थ न आए वैसी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि श्वास नली हो गया, अंडवाहिनी हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मुख गुहिका का भीतरी भाग हो गया, इन स्थानों पे ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रंथि लोककला। ग्रंथि लोककला भी ये स्तंभाकार घनाकार होती है। इससे क्या होता है कि एक प्रकार का श्रावण निकलता है जो कि शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। तो श्रावण कहाँ से निकल सकता है? आपके लार ग्रंथि हो गए, पाचन प्रणाली की कुछ ग्रंथियां होगी, यहाँ पे ये ग्रंथि उपकला पाई जाती है। ग्रंथि उपकला भी 3 प्रकार की है। ये है आपकी साधारण ग्रंथि उपकला, ये आपकी है थैलीनुमा ग्रंथि उपकला, और ये आपकी हो गई तीनों संयुक्त ग्रंथि उपकला। संवेदी उत्तक जो होते हैं, इस प्रकार के उत्तक की कोशिकाओं के एक स्वतंत्र सिरे पर महीन रोम जैसी संरचना होती है जो कि संवेदनाओं को ग्रहण करती है, तथा दूसरा सिरा जो है इसका तंत्रिका तंतुओं द्वारा जुड़ा होता है। ये आपके नाक के म्यूकस कला, कान का भीतरी भाग जिसे ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं, और आंख की रेटिना तथा जीभ की स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, इसी प्रकार के उत्तक की बनी होती हैं। अब आते हैं संयुक्त उपकला। इससे पहले हम आपको पढ़ाए थे सामान्य आच्छादक उत्तक कला या सिंपल आच्छादक उपकला, और ये है संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला में क्या होता है, उसमें एक परत होती थी, इसमें कोशिकाओं के एक से अधिक परत होते हैं। इसमें भी 3 प्रकार दिखाए गए हैं, अस्तरीय उपकला, कूटस्तरीय उपकला और अंतर्वर्ती उपकला। स्तरीय उपकला जो होती है, इस प्रकार की उपकला में ये देखिए कई परत हैं। ये सबसे निचला स्तर जो है वो विभाजित होकर ये ऊपर जाता रहता है, ऊपर नए अस्त्रों का निर्माण करता है जो कि बाहर की ओर खिसकते रहते हैं, और बाहरी अस्तर जो होता है परत का जो है घर्षण के कारण विनाश होता रहता है। ये आपके मुख गुहिका, योनि, नासा गुहा और त्वचा की बाहरी त्वचा पर इसी प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। कूटस्थलीय उपकला, इनकी जो कोशिकाएं हैं ये जो है अनियमित रूप से व्यवस्थित होती हैं, तो जिसके कारण एक से अधिक परतों का आभास होता है। इनकी कोशिकाओं पे रोम पाए जाते हैं, और ये श्वास नली तथा घ्राण कोश में इसी प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अंतर्वर्ती उपकला। अंतर्वर्ती उपकला जो होते हैं ये 3 या 4 परतों में पाई जाती है, और ये पतली और लचीली होती है। इसकी जो ऊपरी सतह है वो बड़ी और चपटी होती है। ये आपके मूत्राशय, मूत्रमार्ग, वृक्क तथा पैल्विक इत्यादि इसी प्रकार के उत्तक के बने होते हैं। संयोजी या संयोजक उत्तक, इस प्रकार के जो उत्तक हैं वो शरीर को एक दूसरे के अंग से जोड़ते हैं, इसलिए इसे संयोजी उत्तक कहते हैं। ये उत्तक शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा हर प्रकार के अंगों तथा अंगों के बीच में उपस्थित रहते हैं। इन उत्तकों में अंतरकोश के पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा होती है, जिसे आधारभूत पदार्थ या मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो मैट्रिक्स की संरचना के आधार पर संयोजी उत्तक को 4 भागों में बांटा गया है: सामान्य संयोजी उत्तक, तंतुमय संयोजी उत्तक, अस्थि या कंकाल उत्तक और तरल संयोजी उत्तक। सामान्य संयोजी उत्तक को फिर से 4 भागों में बांटा गया है। इस प्रकार के जो उत्तक है वो मैट्रिक्स की मात्रा अधिक होती है। यह तरल तथा अर्ध तरल रूप में पाया जाता है। इनके प्रकार निम्न है: अंतराली संयोजी उत्तक, वशामय या वशी उत्तक, और वर्णकी उत्तक और जलामय उत्तक। अंतराली संयोजी उत्तक जो है ये जो है संयोजी उत्तक जो है शरीर का सबसे विस्तृत भाग बनाता है। यह पतली झिल्ली के रूप में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ता है तथा मांसपेशियों की हड्डियों के साथ बांधता है। यह त्वचा को पेशियों से जोड़ता है, और मांसपेशियों के बीच जो पाए जाने वाली झिल्लियां भी होती हैं वो इसी उत्तक की बनी होती हैं। साथ ही ये धमनियां, तंत्रिकाएं, रक्त वाहिनियां
इत्यादि जो है प्रणाली जो है इसी प्रकार के उत्तक से ढकी रहती है। ये जो अंतरालीय संयोजी उत्तक है इसमें मैट्रिक्स अधिक होती है तथा यह पारदर्शी चिपचिपी एवं अर्धतरल जैसी होती है। इनमें तंतुओं का जाल बिछा रहता है। जो अंतराली उत्तक के तंतु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये श्वेत कोलेजन तंतु और पीले इलास्टिक तंतु दो भागों में होते हैं। पहले जो आपका श्वेत कोलेजन तंतु है, ये तंतु लंबा और शाखा विहीन होता है जो कोलेजन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। ये तंतु सफेद रंग का होता है। इसमें लचीलापन का अभाव रहता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मांसपेशियों को हड्डियों के साथ बांधना। दूसरा जो पीले इलास्टिक तंतु है, ये इलास्टिक नामक प्रोटीन के बने होते हैं जो लचकदार होता है, खींचने पर बढ़ता है। तो इनके तंतु लचीले, अल्प पारदर्शक व शाखादार होते हैं। इनका रंग पीला होता है इसलिए इसे पीले इलास्टिक तंतु कहते हैं। इनके तंतु खींचने पर लंबाई में बढ़ते हैं तथा एक जाल सी रचना बनाते हैं। ये आपके खासकर फेफड़े, श्वास नली, धमनी इत्यादि में पाए जाते हैं और इलास्टिक गुण के कारण ये तंतु शरीर के विभिन्न जोड़ों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका वसा में उत्तक या वश्य उत्तक। ये उत्तक आकार में बड़े होते हैं। ये वसा के पिंड के रूप में त्वचा के नीचे और आंतों के चारों ओर तथा धमनियों की तंत्रिकाओं के बीच में पाए जाते हैं। इनकी रचना जो है वो भी अंतराली संयोजी उत्तक के समान होती है, परंतु इनकी जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं उनमें वसा की बूंदें होती है। ये वसा युक्त जो फाइब्रोब्लास्ट की है वो वसा कोशिकाएं कहलाती हैं। वसा में उत्तक को शरीर का भोजन गृह भी कहा जाता है। यही वसा में उत्तक शरीर में जरूरत पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है और यह शरीर के कई अंगों की जो होते हैं चोट व दबाव से रक्षा भी करता है। इसके अलावा ताप नियंत्रण करना, शरीर को ताप को बाहर नहीं निकलने देना आदि कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका वर्णक उत्तक। वर्णक उत्तक जो आपका रंग प्रदान करता है। तो ये जो वर्णक उत्तक है यह उत्तक भी अंतराली उत्तक का ही एक रूप है और इस उत्तक में मैट्रिक्स में एक विशेष प्रकार के वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसे क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। ये वर्णक कोशिकाएं बड़ी तथा शाखान्वित होती हैं। इनके कोशिका द्रव्य में कई सूक्ष्म वर्णक कणिकाएं होती हैं। इन्हीं कणिकाओं के कारण हमारी त्वचा का रंग भिन्न भिन्न होता है और यह उत्तक हमारी त्वचा के अंत त्वचा भाग में पाया जाता है। वर्णक कोशिकाओं के अलावा इन उत्तक में इलास्टिक तंतु तथा लसिका कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है जालमय उत्तक। जालमय उत्तक श्वेत कोलेजन तंतु से मिलती जुलती है, परंतु इनकी तंतु पतली और शाखादार होती है। इन तंतुओं के साथ साथ अनियमित आकार की बड़ी तथा शाखान्वित कोशिकाएं भी मिलती हैं जिन्हें रेटिकुलो एंडोथीलियम कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं की शाखाएं आपस में मिलकर एक कोशिका जाल से संरचना बनाती हैं। प्लीहा, अस्थिमज्जा और लसिका ग्रंथि इत्यादि इसी प्रकार के उत्तक के बने होते हैं। तंतु में संयोजी उत्तक। इस प्रकार के उत्तक में मैट्रिक्स की मात्रा कम होती है। ये भी दो प्रकार के हैं, श्वेत तंतुमय उत्तक, पीत तंतुमय उत्तक। श्वेत तंतुमय जो उत्तक है ये उत्तक श्वेत कोलेजन तंतुओं का एक गुच्छा होता है जो अस्थियों को मांसपेशियों से मजबूती से बांधे रहता है और कंडरा मुख्यतः इसी प्रकार के उत्तक से बने होते हैं। दूसरा है जो आपका है पीत तंतुमय उत्तक। ये पीले रंग की इलास्टिक तंतुओं की शाखादार धागे के रूप में होती है। ये इलास्टिक नामक प्रोटीन की बनी होती है तथा लचकदार होती है एवं हड्डियों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है जिसकी वजह से हम विभिन्न अंगों को आसानी से हिला डुला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंकाल उत्तक। कंकाल उत्तक भी एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। ये दो प्रकार के हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि ये उत्तक गुलाबी श्वेत रंग का लचीला परंतु कड़ा पदार्थ है। इसमें भी मैट्रिक्स होते हैं और जो पॉल्ट्रील नामक प्रोटीन की बनी होती है। मैट्रिक्स में
कॉन्ड्रोब्लास्ट नामक कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। नाक कान का मुख्य भाग इन्हीं उपास्थियों का बना होता है। संरचना के अनुसार उपास्थि भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हाइलाइन या कचाव उपास्थि, तंतुमय उपास्थि, लचीली उपास्थि और कैल्सिफाइड उपास्थि। जो आपकी कचाव उपास्थि है, इसकी जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स पारदर्शी, साफ तथा हल्के नीले रंग की होती है। साथ ही की अस्थि जो है ये दो भाग हैं, इस दो प्रकार के हैं, सघन अस्थि और स्पंजी अस्थि। काचाप के बारे में आगे पढ़ेंगे। हाइलाइन या कचाव उपास्थि जो है ये आपका फिगर है। इसमें जो मैट्रिक्स पारदर्शक होते हैं, साफ तथा हल्के नीले रंग की होती है और इसमें तंतु का अभाव होता है। ये लचीली होती है तथा हाथ पैर की संधि तलों पर पतली गति के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा यह हाइएट्स और रिब्स मतलब पसलियों में भी ये पाई जाती है। दूसरा है तंतुमय उपास्थि। तंतुमय उपास्थि आपकी ये फिगर है। तंतुमय उपास्थि में मैट्रिक्स में कोशिकाओं के अलावा श्वेत कोलेजन तंतुओं के गट्ठर बंडल पाए जाते हैं, जिसमें ये उपास्थि मजबूत हो जाती है और यह अंतरकशेरु गद्दियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका लचीली उपास्थि या इलास्टिक कार्टिलेज। यह उपास्थि तंतु में उपास्थि की तरह होती है, परंतु इसमें पीले इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं जो शाखी होते हैं तथा मैट्रिक्स में एक जाल सी रचना बनाते हैं। यह लचीली होती है। यह नाक के सिरे, कान के पिन्ना और एपिग्लॉटिस का कंकाल बनाती हैं। और फोर्थ आपका कैल्सिफाइड उपास्थि जो है वो प्रारंभ में तो यह कचाव उपास्थि की तरह होती है, परंतु बाद में कैल्शियम लवण का जमाव हो जाता है, जिससे यह अस्थि कठोर हो जाती है, अतः इसका लचीलापन खत्म हो जाता है। मेंढक की सुप्रास्कैपुला और श्रेणी मेखला, प्यूबिस तथा अंश मेखला की अस्थियां कैल्सिफाइड उपास्थि की बनी होती हैं। नेक्स्ट है अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या है। अस्थि आपका उत्तक का मैट्रिक्स ओसिन नामक प्रोटीन का बना होता है और उपास्थि का मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का बना होता है। अस्थि यह उत्तक परमाणु कोशिकाओं का बना होता है। यह उत्तक उपस्थाणु कोशिकाओं का बना होता है। अस्थि यह उत्तक कठोर होता है और उपास्थि का उत्तक लचीला होता है। अस्थि उत्तक में एक केंद्रीय गुहिका पाई जाती है जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं और उपास्थि उत्तकों में केंद्रीय गुहिका का अभाव होता है। अस्थि कोशिकाएं क्रमानुसार स्थित होती हैं और उपास्थि कोशिकाओं के विन्यास में कोई नियत नहीं होता है। अस्थि के उत्तक में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है और उपास्थि के उत्तक में ऐसा कोई तंत्र नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका रेखी पेशी, अरेखी पेशी और हृदय पेशी। ये आपका है अरेखीय, ये है रेखीय और ये हृदय पेशी। जो रेखी पेशी है इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार तथा अशाखीय होती हैं। इस पर हल्के व गहरे रंग के बंध एकांतर क्रम में उपस्थित होते हैं। ये आपका अरेखी पेशी है। रेखी पेशी के बारे में बता रहे हैं, ये बीच का आपका रेखी पेशी है। इस उत्तक की कोशिकाएं बेलनाकार तथा अशाखीय होती है। ये बेलनाकार है। इसमें हल्के व गहरे रंग के बंध एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये बंध छोटे छोटे आपके एकांतर क्रम में व्यवस्थित हैं। इसमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं। ये आपके केंद्रक हैं जगह जगह पे, और ये पेशियां हमारे इच्छानुसार कार्य करती हैं। जो रेखी पेशी है ये ऐच्छिक पेशियां भी इसे कहते हैं। ये पेशियां हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं तथा शरीर की गति में सहायता करती हैं। अरेखी पेशी या अनैच्छिक अरेखी पेशी ये है। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी
अंकुरूपी तथा शाखीय होती हैं, ये रेखीय हैं। इस पर कोई बंध नहीं होता है, इसलिए इन्हें अरेखीय पेशी कहते हैं। इस पे कोई बंध नहीं बने हैं। इन कोशिकाओं के अंदर मध्य भाग में स्थित एक केंद्रक होता है। एक ही देखिए, ये बीच में सेंटर में केंद्रक है। ये पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक पेशी कहते हैं। ये पेशियां हमारे शरीर के अंदर अमाशय, मूत्रवाहिनियों आदि अंगों की भित्ति में होती हैं। नेक्स्ट है हृदय पेशी। ये आपका हृदय पेशी है। ये कोशिकाएं बेलनाकार तथा शाखीय होती हैं। इसके आर पार बंध बहुत हल्के, कम गहरे होते हैं। प्रत्येक कोशिका के मध्य एक या कभी कभी दो केंद्रक भी होते हैं। इसमें ये देखिए, ये केंद्रक है। और ये पेशियां भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। सामान्य परिस्थिति में लयबद्ध संकुचन व प्रसार करती है। इसी से शरीर में रुधिर का परिवहन होता है। नेक्स्ट आपका है तंत्रिका या तंत्रिकीय ऊतक। ये जो आपका तंत्रिका तंत्र है, ये हमारे शरीर में बिजली की तार की तरह फैला होता है, जो कि चेतनाओं को ऊतक, चेतना ऊतक भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये चेतनाओं को प्रारंभ कर शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं और सुचारू रूप से कार्य करने से ही इनके हमें समझने, सोचने, तर्क करने की शक्ति निर्भर करती है। और विशेष प्रकार की कोशिकाओं की ये बनी होती हैं, जिसे तंत्रिका कोशिका अथवा न्यूरॉन्स कहते हैं। ये कोशिकाएं आपकी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु में होती हैं, जिनसे धागे के समान कई शाखाएं निकली होती हैं। इन कोशिकाओं की एक शाखा संवाद ग्रहण करती है, जिसे डेंड्रॉन कहते हैं, तथा दूसरी शाखा इसे बाहर निकालती है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। ये आपका एक्सॉन है, ये डेंड्रॉन है। अब ये यहाँ अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा जो है, तंत्रिका कोशिकाओं में संवाहकता तथा उत्तेजनशीलता का गुण सबसे अधिक होता है। तो तंत्रिका ऊतक में निम्नलिखित रचनाएं होती हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स हो गए, तंत्रिका तंतु हो गए और न्यूरोग्लिया हो गए। जो तंत्रिका कोशिका का न्यूरॉन की संरचना जो है, ये सबसे बड़ी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक न्यूरॉन्स मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। इसको पहले को सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं और दूसरे को कोशिका प्रवर्ध या सेल प्रोसेस कहते हैं। जो आपका पहला साइटोन है, यह न्यूरॉन का मुख्य केंद्रीय भाग है। ये आपका साइटोन है, ये मुख्य केंद्रीय भाग है आपका। इसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। न्यूरोप्लाज्मा में भूरे रंग के निसल कण तथा तंत्रिका तंतुक पाए जाते हैं। यह तंत्रिका तंतुक संवेगों को प्रेषित करने का कार्य करते हैं। कुछ तंत्रिका तंतु जो होते हैं, एक्सॉन में भी फैले होते हैं। जो सेल प्रोसेस है, कोशिका प्रवर्ध है, इस साइटोन से कई शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कोशिका प्रवर्ध करते हैं। ये कोशिका प्रवर्ध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है एक्सॉन होता है और दूसरा डेंड्रॉन होता है। जो एक्सॉन होता है, से निकली कई प्रवर्ध, साइटोन से निकले कई प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध अपेक्षाकृत लंबा, मोटा, बेलनाकार एवं सामान्य व्यास का होता है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन, अधिकांशतः एक्सॉन जो है अशाखित होता है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें पार्श्व शाखाएं निकली होती हैं, जिन्हें कोलेटरल तंतु भी कहते हैं। कोलेटरल तंतु तथा एक्सॉन के स्वतंत्र सिरे भी शाखान्वित होते हैं, जिसे एक्सॉन एंड्रिंग्स कहते हैं। ये सिरे घुंडीदार होते हैं, जिन्हें बटन कहते हैं। बहुत से एक्सॉन मिलकर तंत्रिका तंतु का निर्माण करते हैं। एक्सॉन में कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है, जिसे एक्सोप्लाज्म कहते हैं, तथा इनमें न्यूरोफाइब्रिन्स भी उपस्थित होता है। एक्सॉन का मुख्य कार्य क्या होता है? संवेदनाओं को बाहर निकलना है। ये जो डेंड्रोम है,
डेंड्रॉन्स जो है साइटोन का कोशिका द्रव्य एक या एक से अधिक प्रवर्धों के रूप में बाहर निकला रहता है। ये प्रवर्ध ही डेंड्रॉन्स कहलाते हैं। ये एक्सॉन से छोटे होते हैं तथा आधार भाग से ही कई शाखाओं में बटे रहते हैं। इनकी पतली शाखाओं को डेंड्राइट डेंड्राइल्स डेंड्राइल्स कहते हैं। इसमें निकष कण तथा तंत्रिका तंतु दोनों ही पाए जाते हैं। इसका मुख्य कार्य संवेदनाओं को ग्रहण करना है। तो तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स लड़ी के समान एक के बाद इस तरह से व्यवस्थित रहती है कि एक न्यूरॉन्स का एक्सॉन अपने से पिछले न्यूरॉन्स के साथ संबंधित हो जाता है। इनका एक यह संबंध सूत्र युग्मन तथा सिनेप्सिस कहलाता है। अपने सूत्र युग्मन द्वारा डेंड्रॉन से एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन तक संवेदनाओं को ले जाते हैं। इसलिए हमेशा ही पहले उद्दीपन डेंड्रॉन्स में से होकर न्यूरॉन्स में पहुंचता है तथा न्यूरॉन से यह तंत्रिका संवेग एक्सॉन में पहुंचता है, जहां यह संवेग दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्रॉन को प्रभावित अथवा प्रेषित करता है। न्यूरॉन्स को प्रवर्धों की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है: अध्रुवी न्यूरॉन्स, एक ध्रुवी न्यूरॉन्स, द्विध्रुवी न्यूरॉन्स और कूट एक ध्रुवी न्यूरॉन्स और बहुध्रुवी न्यूरॉन्स।